छोटी छोटी मोड़ पे होती है जब आपको घर वालों की याद आती है, खुशी हो, चाहे जेआरएफ क्लियर हुआ तब भी हम यहीं थे, और जब पीएचडी में एडमिशन हुआ तब भी हम दिल्ली में थे। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हम उनके साथ नहीं बांट रहे हैं, तो हम बस उनसे फ़ोन पे बात करते हैं। 12th के बाद मुझे पता चला कि अब क्या करना है, अब आप कैसे क्या करेंगे। तो मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय का पता था, मुझे जेएनयू का पता था, और ये थोड़ा है कि लैक ऑफ वो होता है ना, नॉलेज की बात है कि मुझे बीएचयू का भी नहीं पता था कि बीएचयू भी यूनिवर्सिटी है। मुझे जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला अच्छा ये मेन यूनिवर्सिटीज़ है, क्योंकि मुझे ऐसे स्कूल टाइम में ना बहुत लिमिटेड सोर्सेज थे हमारे पास, बहुत लिमिटेड, हम उसी में पढ़ते जा रहे हैं, हमें आगे सपने का पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। तो मैं ग्रेजुएशन में दिल्ली विश्वविद्यालय में आई, मैंने दौलत राम से अपनी ग्रेजुएशन की है वहाँ तक तो मुझे जेआरएफ का भी नहीं पता था। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जब हम एमए में आए, शुरुआत में एमए जब हमने शुरू किया, तब हमारे कुछ सीनियर से हमें पता चला कि अच्छा जेआरएफ भी होता है और आप ऐसे ऐसे तैयारी करनी है इनका। जैसे मास्टर्स हुआ, मास्टर्स में ही मेरा जेआरएफ हो गया था, और मास्टर्स के बाद अगले साल ही मेरा पीएचडी में हो गया, अगले सेशन में ही। कोई बात नहीं है, जो आपने की है वो आपकी जर्नी है, और उसको बताओ लोगों तक। सारी और भी लड़कियां हैं जो जिनको नहीं पता है जेआरएफ के बारे में, वो आपको देखेगी तो मोटिवेटेड होगी कि। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाया है। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, साथ के साथ ही आप लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भैया जिन स्टूडेंट ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है आप उनसे भी ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। अगर वो लोग हमें थोड़ा सा भी गाइड कर देंगे तो हमारी मदद हो जाएगी। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई भी हैं, आप लोगों ने देखे, बहुत सारे कमेंट भी किए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप कहाँ से हो और आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम संचिता है और मैं राजस्थान से हूँ। मेरा एमए के दौरान ही मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ है, और मैं अभी हिंदी साहित्य से ही मेरा पीएचडी भी चल रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय से। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट के ये सवाल होते हैं कि हम तैयारी कैसे करें। क्या आपने इसके लिए कोई कोचिंग वगैरह ली थी या सेल्फ स्टडी की थी? जी नहीं, मैंने कोचिंग नहीं ली, मैंने सेल्फ स्टडी की है। और जेआरएफ ऐसा पेपर है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी हो सकता है। उसमें ये कि आपका बेस जो है हिंदी साहित्य का वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा बहुत इधर उधर जो किताबें आती है या फिर जो यूट्यूब चैनल्स आप उनसे करेंगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। कभी आपके पास में ऐसे सवाल भी आते हैं या फैमिली कभी ऐसा कहती है कि बेटा जल्दी घर आ जाओ, आपकी शादी वादी कर देते हैं, ऐसा कभी दबाव आता है घर से? क्योंकि कहा जाता है जब भी लड़कियां बाहर तैयारी करने के लिए आती हैं तो घर वाले तो इतना ही नहीं कहते जितना पड़ोसी कहते हैं कि अपनी लड़की को घर पे बुला लो, बाहर क्यों भेज दिया। तो क्या ऐसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा है? जी, आमतौर पे लड़कियों पे दबाव रहता है, लड़कों की बजाय थोड़ा और ज़्यादा रहता है दबाव, क्योंकि पहली बात तो किसी लड़की का अपने घर से बाहर निकलना एक बड़ी बात होती है। पहले होता है कि 12th कर लिया, चलो शादी कर लेते, उसके बाद बहुत कम लड़कियां हैं जो रेशो में अगर आप देखें तो बहुत कम लड़कियां जो बाहर निकल पा रही है अपने घर से, और अगर वो तैयारी भी कर पा रही है दिल्ली में आके। फिर ये होता है कि आपको टाइम पे एक रिजल्ट जो होता है वो लड़कियों को देना ज़रूरी है। अगर आपका 2-3 साल से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो और दबाव बढ़ने लगता है, कितने साल हो गए, क्या कर रहे हो, आ जाओ। शादी जो है एक बड़ा फैक्टर होता है लड़कियों में, मुझे ऐसा लगता है लड़कों की बजाय उन पे थोड़ा ज़्यादा दबाव रहता है शादी का। और दूसरा ये है कि जैसे अभी आप मास्टर्स कर रहे हैं, अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन से आप मास्टर्स में, तो वो एज ये हो जाती है ना कि अब काफ़ी लंबा समय हो गया है, अब आपको भी अपना खुद का देखना पड़ेगा, खर्चा पानी भी घर वाले कब तक देते रहेंगे। तो ऐसे में ये कि जेआरएफ जैसा पेपर है वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है कि हाँ चलो अब आपका जेआरएफ क्लियर है, तो आप अपने पैसे से या अपना जो जितना भी खर्चा है वो खुद दिल्ली में उठा पा रहे हैं। तो क्या उससे घर वाले भी थोड़ा निश्चित हो जाते हैं कि चलो बच्चा अपना खुद कर रहा है। और लड़कियों के लिए फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलो आप साथ में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप अपना खर्चा भी उठा रहे हो, तो इससे क्या एक विश्वास होता है घर वालों को कि चलो बच्चा यहाँ तक पहुँचा है तो आगे जॉब भी करेगा। तो वो जो है ना आपको और टाइम दिला देता है जेआरएफ थोड़ा तैयारी करने में। और घर पे बुलाने का है कि क्योंकि मेरे साथ के बहुत सारे मास्टर्स में जो लड़कियां थी, काफ़ी लड़कियां हैं जो एमए करने के बाद फिर दिल्ली से घर चली गई है, क्योंकि उनके किसी के घर वालों ने प्रेशर बनाया कि घर आ जाओ, किसी का जेआरएफ नहीं हुआ, किसी का जेआरएफ हो गया लेकिन पीएचडी में नहीं हुआ, तो इस वजह से काफ़ी बच्चे जो वापस घर चले जाते हैं। और क्या क्या समस्या आती है गर्ल्स को यहाँ पे? आपने और क्या क्या समस्याएं फेस की हैं? अच्छा, दिल्ली में रहना गर्ल्स के लिए एक बड़ी बात है।
और दूसरा ये है कि आप यहाँ पे रह रहे हो, तो पहली बात होती है गर्ल्स बहुत शाई नेचर में होती है, वो अपने दोस्त इतने कम बनाती है, अपने कॉन्टैक्ट्स में इतना घुल मिल के नहीं रह पाती है, वो अपने में ही रहती है, तैयारी करते रहते हैं। और ऐसे में होता है जब आपका एक लंबा फेज चला जाता है तो आप तैयारी मतलब कुछ रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, तो ये होता है कि डिप्रेशन में बहुत जल्दी जाने लगते हैं। और दूसरा ये फैक्टर होता है कि बहुत सारे कम लोगों से कांटेक्ट है। क्या होता है, एक ग्रुप जो बनता है लड़कियों का बहुत कम बन पाता है। अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें क्या आता है कि आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहता है। जैसे मैंने जेआरएफ किया, तो मेरा भी जेआरएफ में ये था कि मुझे भी ऐसे मैं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ते जाते कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और क्या होता है, जैसे आप पढ़ लिए, आप प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं, लेकिन वहीं अगर आपके साथ एक दो लोग और ऐसे हैं जो उसी फेज में वही तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी है वो और ज़्यादा आसान से हो जाने लगती है। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपके साथ जो बैठे हैं, जो आपकी दोस्त है, वो कुछ और पढ़ रही है, तो उस दोनों में आप जब डिस्कशन करते हो तो वो और ज़्यादा आसान होता है। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपकी डिस्कशन में कवर होती है। तो ये भी होता है लड़कियों का ग्रुप थोड़ा कम बन पाता है, इसकी बजाय लड़के ज़्यादा वो देखते रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, नई नई चीज़ें बाहर देखते रहते हैं कि चलो क्या है कैसा है, तो उससे फ़र्क पड़ता है लड़कियों में। ये जानना चाहूँगा, आपने पेपर 1 के लिए कैसे अपनी रणनीति तैयार की, पेपर 2 के लिए कैसे की, क्योंकि आपने विदाउट कोचिंग के क्वालिफाई किया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये मानते हैं कि आजकल तो ट्रेंड चल रहा है कि कोचिंग ज्वाइन करो, फीस भरो तो ही होगा, लेकिन आप लोगों ने ये साबित कर दिया है कि बिना कोचिंग के भी हो सकता है। मैं कई दोस्तों के और इंटरव्यू कर चुका हूँ और आपका भी कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये पता चल रहा है। जी, जेआरएफ में ऐसा साबित करने जैसा कुछ नहीं है। ये पेपर जो है वो आप अपने दम पे कर सकते हैं, इसमें कोचिंग का कोई बड़ा रोल नहीं है, आपको खुद ही तैयारी करनी है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो अगर हिंदी साहित्य से बच्चा एमए तक पहुंच रहा है तो उसका बेस तो पहले से क्लियर है। हाँ, कुछ 2-3 ऐसा हो सकता है कि दबाव से कोई और सब्जेक्ट नहीं हो रहा था तो चलो हिंदी ले ली, उनके लिए हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन अगर जो अपने मन से हिंदी साहित्य पढ़ता हुआ आ रहा है तो उसके लिए वो अपने मन से कर सकता है। और ऐसे में ये हो जाता है कि आप पेपर 1 लेते हैं, पेपर 2 है, पेपर 2 तो आपका सिलेबस का ही, आप सिलेबस हिंदी जो शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं को थोड़ा विस्तार में करना अब। और पेपर फर्स्ट है जो अलग है थोड़ा, उसमें क्या है आपको जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, रीजनिंग हो गई, इन सब से करना पड़ता है। तो मेरी रणनीति ये रही थी कि मैंने यूट्यूब से मोस्टली कवर किया, और 1-2 जैसे यूथ कंपटीशन वगैरह की किताब है जो आपकी PYQs के लिए आती है कि हाँ आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उसके लिए है। सबसे मेरी रणनीति जो सबसे अच्छी थी वो ये थी कि मैं पहले पेपर पढ़ती थी, उसके बाद सिलेबस देखती थी। जैसे आप सिलेबस का देख लिया, फिर आप क्या करो, आप पेपर पढ़ो, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिट है उसको कितना वेटेज देना है, किस यूनिट से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और अगर पूछे भी जा रहे हैं तो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। क्योंकि पेपर कैच करना अलग बात है, ऐसे तो आप 2-2 3-3 साल तक पढ़ते रहो कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप पेपर कैच करने लगते हैं, लैंग्वेज समझने लगते हैं, यूनिट में से पकड़ने लगते हैं कि हाँ ये भाग है, यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है। तो मैंने किया, मैंने यूट्यूब से टीचर है तलवीर सर, वहाँ से पढ़ा तलवीर सर से। तलवीर सर के अलावा मैंने कुमार भट्ट सर की क्लासेस ली, और पर्सनली मुझे जो है कि मैं कुमार सर की जो है ना वो उनकी लैंग्वेज कैच कर पा रही थी, तो मैंने ज़्यादा वहाँ से पढ़ा है। और उसके अलावा जैसे मैंने साथ साथ में अपने नोट्स बनाते गई, तो लास्ट के दिनों में क्या होता है कि एक यूनिट पे जैसे 10-10 15-15 वीडियोस पढ़े हैं, तो अब उनकी बजाय मैं क्या करती थी, पहले मैंने एक बार कवर कर लिया, फिर मैंने अपने नोट्स बना लिए। अब नोट्स में भी ये नहीं होता है कि चलो आपका जेआरएफ हो गया मैं आपके नोट्स से पढ़ लेता हूँ, नहीं, नोट्स आप अपने खुद से बनाइए, जैसे जिस लैंग्वेज में आपने बनाए वो आपको समझ आएंगे, किसी दूसरे ने बनाए वो आपके समझ में नहीं आएंगे। तो अपने पढ़ते जाइए, साथ में नोट्स बनाते जाइए, लास्ट के दिनों में जो होता है वो नोट्स से रिविजन करिए और PYQs करिए। ऐसा ही मेरी सेकंड पेपर की रणनीति रही। सेकंड पेपर मैंने जो है जैसे मेन मोटा हम पहले देखते हैं कि पहले सिर्फ फैक्ट्स वाले क्वेश्चन पूछते थे तो पद्य भाग से ज़्यादा आते थे, लेकिन अभी पिछले आप 5-6 पेपर से देखिए, पैटर्न देखिए तो वो एकदम चेंज हो गया। वो तथ्य की छोड़ के अब ना गद्य भाग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो वहाँ से जैसे मैंने 1 से लेके 5 यूनिट तक जो था वो फैक्ट्स वाला है, पद्य वाला है, तो वहाँ से मैंने पढ़ा है, वो दृष्टि मेरे लिए सफिशिएंट थी। जैसे पहली यूनिट है भाषा वाला चैप्टर है, तो उसको आप अगर कोई लैंग्वेज नहीं पकड़ पा रहा है दृष्टि की, तो आप उसको गोविंद पांडे की किताब आती है, आप उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि भाषा वाले फैक्टर में आपको फैक्ट्स पूछ रहे हैं, और वो गोविंद पांडे में भी वैसे दिए, दृष्टि से वैसे दिए, तो आपको जिसकी सही लग रही है आप वो करिए। दूसरी यूनिट आती है साहित्य इतिहास वाली, तो वो क्या थोड़ी बड़ी यूनिट है, तो आप उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपको पढ़ने में, तो आप वो नहीं कर पा रहे, तो आप मेन लास्ट के PYQs देखते जाइए, पहले के पुराने पर्सन देखिए, उनसे करिए, तो उनसे क्या होता है आपको कैच करना समझ आ जाएगा कि कौन से है। जैसे
बहुत होता है पेपर में ना, रेगुलर क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं। कई बार होता है जैसे एक क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन पहले पेपर में जैसे एक प्रश्न है उसमें जो 4 पॉइंट्स दिए हुए थे, 4 हमें ऑप्शन दिए होते हैं, वो ऑप्शन तो हर बार रिपीट होते हैं, तो आप उनसे देख के कर सकते हैं। और जैसे अब ऐसे ही मैंने पद्य वाला भाग पूरा किया कि दृष्टि मेरे लिए सफिशिएंट थी वहाँ पे। बाकी हम आते 5 से 6 जो आगे की यूनिट है, जो गद्य वाला भाग है, वहाँ पे क्या है कि आपको ये गद्दे पे बहुत सारी अलग अलग रचनाएं दे रखी है, बहुत सारे राइटर, वो बड़ी बड़ी रचनाएं हैं। तो आप अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है 4-5 महीने की कि आप गद्दे की पुस्तकें पढ़ पा रहे हैं, जितनी रचनाएं लगी है, तब तो आप वो पढ़िए। अगर उतना टाइम नहीं है आपके पास, ये कि आपने पढ़ रखा है पहले से, तो उनकी रिविजन करिए। रिविजन करने के बाद भी आपके पास ये है कि अभी 2 महीने बचे हैं, जैसे अभी आने वाला पेपर है, 3 महीने आपके पास है, सफिशिएंट टाइम, आप इसमें कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि आप प्रभाकर प्रकाशन की किताबें आती है, अगर आप कहें तो मैं पुस्तकें भी आपको दिखा सकती हूँ। कौन कौन सी आपने पढ़ी थी? ये कुछ किताबें हैं प्रभाकर प्रकाशन की, वो क्या कि अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग आती है। जैसे आधुनिक ये है, उपन्यास के लिए है, निबंध के लिए है, ऐसी ये पुस्तकें हैं जो हर यूनिट की अलग अलग है, लेकिन ये यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस कवर करती है, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। और इनमें क्या है कि जैसे बहुत सारी रचनाएं लगी है उपन्यास में, अगर अब आप देखते हैं उपन्यास एक यूनिट है और उसी में 20 से 21 अगर आपकी लगी है, 15 से 14 वो रचनाएं लगा दी। आप पूरी किताबें नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो प्रभाकर इसकी किताब है, इसमें इन्होंने क्या किया, बहुत देखिए आप, जैसे ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने मेन पॉइंट्स दे रखे हैं। मेन पॉइंट्स आप हाईलाइट करके पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका सिलेबस कवर हो जाता है। फिर आपको दिमाग में वो टेंशन नहीं रहती कि मैंने ये रचना नहीं पढ़ी, अगर वहाँ से आ गया तो मैं कैसे करूँगी, क्योंकि आपने यहाँ से कवर कर रखा है। तो वो आपका जो गद्दे वाला भाग है वो आप ऐसे कवर कर सकते हैं। बाकी दृष्टि को साथ में रखिए। और यूथ कंपटीशन का वो आता है, अब यूथ कंपटीशन की किताब भी है। आप ये पेपर 1 के लिए भी आती है और पेपर 2 के लिए भी आती है। और इसमें ना लास्ट ईयर के बहुत सारे पेपर आपको दे रखे हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और इसमें नीचे जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या है, नीचे पूरी व्याख्या भी दे रखी है कि इसका ये आंसर और क्यों कैसे है, वो है पूरा। आप चाहे तो ये किताब देख सकते हैं, इसमें भी ये दे रखी है। तो ऐसे करके, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपना जो मैटर होता है उनको सीमित रखिए, इधर उधर मत भागिए। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलेगी। क्योंकि पहले क्या था, यूजीसी नेट का, जेआरएफ का इतना चलन नहीं था। अगर आप डीयू में हो सकता है, अगर आप दूसरी जगह जाके देखें, गाँव में जाके देखें, जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, शहर, छोटे मोटे शहर में देखिए, वहाँ पे जेआरएफ का भी इतना नहीं है। लेकिन लास्ट के 3-4 साल में इतना करेज बढ़ गया है कि उसकी कोई भी किताब निकाल दे रहा है, कोई भी किताब छोटी बहुत थोड़ा सा संस्करण कर दिया कि आप इससे पढ़ सकते हैं। तो अपना जो सिलेक्टिव रहिए अपने मैटर के मामले में कि हाँ मुझे इतना ही पढ़ना है, और अपना सोर्स सीमित रखिए। आप अपने जो आपके पास है उन पे विश्वास करके रिलायबल रह के अपना तैयारी करिए कि हाँ आपके पास सफिशिएंट मैटर, आप सफिशिएंट तैयारी करें और उससे आपका सिलेक्शन होगा। हाँ जी। बहुत सारी, मैं चाहता था कि बहुत सारी लड़कियों के इंटरव्यू करें, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमें नहीं मिल पाए। आप पहली बार हमारी इस टाइप की वीडियो में आ रहे हैं जो हम जेआरएफ की बना रहे हैं, इसके लिए आपका मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आप अपना अनुभव शेयर करने आए हमारे चैनल पे। क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से हम कई सारी छात्राओं को ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही हैं, या फिर जो मिल रही हैं वो कह रही है भैया हम ऑफ कैमरा बोल सकते हैं, ऑन कैमरा नहीं? क्या वो वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा है, लड़कियां शाई होती है, वो ऑन कैमरा आने से डरती है। कुछ को ये लगता है कि हम क्या शेयर करेंगे, ये तो मतलब कैसा, हमने पढ़ा, पेपर हो गया क्लियर। तो मुझे ये लगता है उसमें घबराने की, डरने की कोई बात नहीं है। जो आपने की है वो आपकी जर्नी है, और उसको बताओ लोगों तक। सारी और भी लड़कियां हैं जो जिनको नहीं पता है जेआरएफ के बारे में, वो आपको देखेगी तो मोटिवेटेड होगी कि हाँ चलो इसने किया, ये भी हमारे जैसे, इनका भी क्लियर हुआ तो हम भी कर सकते हैं ये। और वैसा ही है कि आप आइए, कैमरे के सामने बोलिए, घबराने की या डरने की कोई बात नहीं है। आप चाहे तो दे सकती है। और लड़कियों में ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्शन कम होते हैं उनके पास। जैसे मुझे ही अपने दोस्तों के थ्रू ही आपका पता चला, आपको मेरा कॉन्टैक्ट मिला, वैसे ही क्या होता है कि लड़कियों का कनेक्शन बहुत कम मुझे ऐसा लगता है कम कनेक्शन होता है, जिससे आप जैसे इंटरव्यू लेने वाले लोग उन तक नहीं पहुंच पा रहे। और पहले होता है कि बहुत सारी, जैसे 10 लड़कियों में है तो 2 से 1 ही तैयार होगी, और जो तैयार भी है इंटरव्यू देने के लिए उनको पता नहीं होगा आपके चैनल का। तो यही है कि रिस्क थोड़ी उनकी कम है। बाकी ये है कि अगर जैसे जेआरएफ अगर आपका क्लियर हुआ है, या फिर जेआरएफ छोड़ दो, यूपीएससी है, बहुत सारे पेपर आपके जो क्लियर हो रहे हैं, आप आइए,
कैमरे के सामने बताइए, जिससे आप ही के बहन भाई है वो आगे बढ़ेंगे और पढ़ाई करेंगे ऐसे। आप यूपीएससी की तैयारी भी लगभग साथ में शुरू कर चुके जी हाँ जी, हाँ जी, मेरा जेआरएफ जब से हुआ है तब से मेरा मेन मोटिव यूपीएससी है और मेरी वहाँ से यूपीएससी की तैयारी भी साथ साथ में चल रही है। पीएचडी में भी आपका एडमिशन हो गया? हाँ जी, मेरा जैसे मास्टर्स हुआ, मास्टर्स में ही मेरा जेआरएफ हो गया था और मास्टर्स के बाद अगले साल ही मेरा पीएचडी में हो गया, अगले सेशन में ही। दिल्ली विश्वविद्यालय से ही अब मैं पीएचडी कर रही हूँ जी। जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं आए थे उससे पहले आपने कभी सोचा था कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय जाके पढ़ेंगे, फिर जेआरएफ भी क्वालिफाई करेंगे, वहाँ से ग्रेजुएशन करेंगे? क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट का पढ़ना ही सपना होता है, बहुत सारे स्टूडेंट तरसते हैं और आपका दिल्ली विश्वविद्यालय हमेशा चर्चाओं में भी बना रहता है किसी न किसी वजह से। आपको कैसा फील होता है कि हमने यहाँ से ग्रेजुएशन किया, जेआरएफ भी किया? क्या आपने कभी पहले सोचा था? जी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का सच बताऊं जो मुझे पहले पता भी नहीं था। जब मैंने 12th किया, 12th में हमारे सर थे, मैंने 12th और हॉस्टल में ही रह के किया है शुरुआत से, क्योंकि मैं पूरा गांव में रहती थी, वहाँ तो स्कूल भी नहीं थी 12th तक। तो अगर मैंने 12th किया जैसे, तो 12th के बाद मुझे पता चला कि अब क्या करना है, अब आप कैसे क्या करेंगे। तो मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय का पता था, मुझे जेएनयू का पता था और ये थोड़ा है कि लैक ऑफ वो होता है ना, नॉलेज की बात है कि मुझे बीएचयू का भी नहीं पता था कि बीएचयू भी यूनिवर्सिटी है। मुझे जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला अच्छा ये मेन यूनिवर्सिटीज़ है, क्योंकि मुझे ऐसे स्कूल टाइम में ना बहुत लिमिटेड सोर्सेज थे हमारे पास, बहुत लिमिटेड, हम उसी में पढ़ते जा रहे हैं, हमें आगे सपने का पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। तो मैं ग्रेजुएशन में दिल्ली विश्वविद्यालय में आई, मैंने दौलत राम से अपनी ग्रेजुएशन की है वहाँ तक तो मुझे जेआरएफ का भी नहीं पता था। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जब हम एमए में आए, शुरुआत में एमए जब हमने शुरू किया, तब हमारे कुछ सीनियर से हमें पता चला कि अच्छा जेआरएफ भी होता है और आप ऐसे ऐसे तैयारी करनी है इनकी, आपका जेआरएफ निकलेगा, फिर आपकी स्कॉलरशिप आएगी। ऐसा हमें पता चला कि फिर पीएचडी में एडमिशन भी ले लें। तब एक लंबी प्रक्रिया आके मेन वहाँ से शुरू होती है। तो मेरा ऐसा रहा कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद मुझे मास्टर्स में आके जेआरएफ का पता चला और मैंने तभी तैयारी करना शुरू किया था जेआरएफ का। आपकी क्या हॉबी है, क्या आपको पसंद है जब आप फ्री रहती हैं, जब करते हैं? और क्या कभी घर वालों की याद भी आती है क्योंकि आप काफ़ी दूरी पे हैं? जी, घर वालों की याद तो देखिए आती है, हर छोटी छोटी मोड़ पे होती है जब आपको घर वालों की याद आती है। खुशी हो, चाहे जेआरएफ क्लियर हुआ तब भी हम यहीं थे और जब पीएचडी में एडमिशन हुआ तब भी हम दिल्ली में थे। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हम उनके साथ नहीं बांट रहे हैं, तो हम बस उनसे फ़ोन पे बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे होता है जब घर वालों की याद होती है, कुछ गलत भी घटित होता है घर पे, या फिर मान लो जैसे किसी की बूढ़े बुजुर्ग की डेथ होती है तो भी हमें नहीं पता चलता है। घर वाले बताते ही नहीं है कि बच्चे बाहर रह रहे, अपनी पढ़ाई कर रहे, फालतू में परेशान होंगे। तो घर वालों की वो भी अपना जितना कर सकते हैं हमसे कॉन्टैक्ट में, हम भी उनसे जितना ही ट्राई कर रहे हैं, कितने कॉन्टैक्ट में रह सकते उतने में है। लेकिन रिश्ता है वो दिल से पूरा बना हुआ है। हाँ, थोड़ा ये है कि सीमित हो गई है, टाइम कम मिलता है पढ़ाई के चलते हुए, तो बातें कम होती है। लेकिन हाँ, ये पता है कि आपका बच्चा वहाँ है सुरक्षित, तो घर वालों को भी पता है कि चलो अपना तैयारी कर रहा है अच्छे से। बाकी ये मुझे तो ये लगता है कि लड़कियों का एक कनेक्शन थोड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है लड़कों से ज़्यादा, मुझे ये लगता है। और उनको घर की याद भी बार बार आती है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे यहाँ पे लड़कियों के पास, लड़के क्या होते हैं, मुँहफट होते हैं, निकल लिए बाहर अपना घूम रहे हैं, किसी कहीं पे भी कोई दोस्त मिल लिया, अब आप ही होंगे, आपकी ऐसे दोस्त होंगे कि सुबह निकल रहे घर से शाम में पहुँचे। लड़कियाँ बहुत सीमित होती है, बाहर निकली, अपना कैंपस की क्लास लेनी, क्लास ली, वापस आ गई, अब वापस आके पढ़ाई करी। अब पूरे दिन में ऐसा होता है किससे बात करे, घर वालों की याद आती है, उन्हें बहुत होता है, घर वालों की याद बहुत आती है। तो उसमें होता है कि अपनी तैयारी करते रहे, घर वालों से भी फ़ोन पे रेगुलर बातें करते रहे और शेयर करते रहे, और बाहर भी अपने दोस्त बनाते रहिए। जैसे अच्छे दोस्त आपके होने चाहिए, वो आपकी तैयारी में भी साथ देंगे, आपके भविष्य में भी काम आएंगे, आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। मुझे ऐसा लगता है आप घर से बाहर रह रहे, जैसे मैं होगी, मैं ग्रेजुएशन से बाहर रह रही हूँ दिल्ली में, तो आप दोस्त ऐसा बनाइए कि आपका परिवार हो यहाँ पे, आपको यकीन होना चाहिए कि हाँ कुछ भी घटित हो रहा है हमारे साथ, कुछ भी होगा हमारे पीछे लोग खड़े हैं, एक फैमिली हमने यहाँ पे बनाई है, तो वो होना चाहिए। हॉबी क्या है आपकी, वो नहीं बताया? जी, मेरी हॉबी ये है कि मेनली जैसे मैं अभी क्या करती हूँ, जैसे मैं फ्री होती हूँ, बहुत कम टाइम मिलता है वैसे तो, कि आप पढ़ाई क्लासेस भी आपके साथ में चलती है, यूपीएससी की तैयारी भी जैसे मैं कर रही हूँ, तो उसमें जैसे बीच में थोड़ा बहुत समय मिलता है तो म्यूज़िक सुन लेती हूँ,
और किताबें जैसे मुझे ना बाहर की, जैसे सिलेबस के अलावा किताबें पढ़नी ज़्यादा पसंद है, सिलेबस की बजाय मुझे वहाँ पढ़ना ज़्यादा पसंद है। तो मैं अलग अलग उपन्यास पढ़ते रहती हूँ। जैसे अभी रिसेंट में मैं आनंद मठ पढ़ रही हूँ बंकिम चंद्र का। तो ऐसी है कि मैं किताबें पढ़ती हूँ, और बाकी जैसे आजकल है लड़कियों की हॉबी कि के पॉप देखती है, कोरियन ड्रामास देखती, मैं भी वो सब देखती हूँ। तो वो मुझे रिफ्रेशिंग लगता है अपना टाइम जी। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई और सवाल पूछना भूल गए हैं जो आप पूछना चाहते थे, तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख भेजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं JRF की, वो भी बताइए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।